हम लोगों ने अब तक 4 हेडिंग पढ़ चुके हैं ना, 4 हेडिंग। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, नॉर्मलता, मोलरता और मोललता। सांद्रता के 4 प्रकार पढ़ चुके हैं। 5वां प्रकार है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या इसी को एक और नाम से जाना जाता है मोल अंश। मोल प्रभाज या मोल अंश। मोल फ्रिक्शन, मोल प्रभाज या मोल अंश। अक्सर पेपर में जब आंकिक प्रश्न आता है तो मोल अंश लिखकर आता है, ठीक है ना। मोल प्रभाज को क्या लिखकर आता है? मोल अंश या मोल प्रभाज, दोनों बात एक ही है, जानते रहना। समझाया जाए बच्चा? अब देखो, एक बात कही जाएगी, मोल प्रभाज अगर किसी विलयन के लिए निकालना हो, किसी विलयन के लिए अगर मोल प्रभाज निकालना हो तो सबको पता है विलयन किससे मिलकर बना होता है लल्ला? विलेय प्लस विलायक से मिलकर विलयन का निर्माण होता है जी। तो सेम वैसे ही अगर मोल प्रभाज की बात की जाएगी तो मोल प्रभाज भी ऐसे ही बनता है। कहेंगे विलयन का मोल प्रभाज बराबर कहा जाएगा विलेय के विलेय का मोल प्रभाज और प्लस विलायक का मोल प्रभाज। यही है फार्मूला, सिंपल सा। विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वह उस विलयन में विलय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज के योग के बराबर। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि किस विलयन का मोल प्रभाज उस विलयन के अवयवी कणों के, मतलब जो भी उसमें अवयव मिलाएंगे, विलय और विलायक और भी कुछ मिलाया गया है, तो उनके मूल प्रभाजों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। उसके अवयवी कणों के मोल प्रभाज के योग के बराबर। तो विलयन के दो ही ना अवयवी कण भाग होते हैं भैया, एक भाग होता है विलय और एक भाग होता है विलायक। अगर कोई तीसरा वाला तुमसे भी आज तक पूछा ना पूछा जाएगा तो साधारण सी सिंपल सी परिभाषा बनती है, विलयन का मोल प्रभाज किसे कहेंगे? तो कहा जाएगा कि किसी विलय के मोल प्रभाज, कहा जाएगा विलय के मोल प्रभाज तथा विलायक के मोल प्रभाज के योग को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो काई द्वारा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई। कुछ लोग इसको चाई भी कह देते हैं। ये होती है इसकी इंग्लिश। इंग्लिश क्या होती है? CHAI। तो कैसे कुछ चाई कहते हैं, कुछ काई कहते हैं, कारण क्या है कहने का, समझते हैं। जो CH को च लेकर पढ़ते हैं तो उसको एक चाई कह देते हैं, और जो यच को साइलेंट कह देते हैं तो क्या पढ़ा जाएगा? काई। क्लियर है? तो वास्तव में इसका नाम काई ही, कई पुरानी किताबों में देखो काई ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ मिलता है, प्रोनाउंसिएट करता है। तो तुम कैसे प्रोनाउंसिएट करते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ चाई कहते, कुछ काई कहते, तो डोंट कंफ्यूज, दिस इज द काई, ठीक है ना, डोंट चाई। ट्रेनिया में बेचते हैं सब, जो ट्रेनिया में चाय नहीं बेचते, चाई चाई लगातार बोलते हैं सब ना, तो वो चाई है, चाय। तो समझ में आया? यच साइलेंट होता है, बात समझ लो पूरा। बाद में कहोगे कि अगर जब काई बताए, हमें तो पता चला है किसी ने लिखा है काई और आपने काई लिखा है, किसी ने चाई बता दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको पूरा लिया जाता है, पढ़ा जाता है। तो चाई पढ़ते हैं, यच को जब साइलेंट हम मानते हैं तो क्या पढ़ते हैं? काई, ठीक है ना। जैसे फिलॉसफी की होती है ना, वैसे सेम बातें इसकी भी हो जाती हैं। बातें समझ में आ जानी चाहिए। तो ये हो गया विलयन। बनाने का तरीका दिखा है, एक ऐसे लाकर गोल है और एक सीधा अगर कर दिए तो कहा जाएगा इसको विलयन का मोल प्रभाज। इसको पढ़ेंगे 60 में, इतना लंबा नहीं लिखा जाएगा, पढ़ेंगे क्या? विलयन का मोल प्रभाज।
बराबर मोल प्रभाज को काई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह किसके लिए है? विलेय। तो नीचे क्या लिख देंगे? विलेय का मोल प्रभाज और प्लस और यह किसका हो जाएगा? विलायक का मोल प्रभाज। मामला समझ में आया कि नहीं आया? और एक बात समझ लो जी, कभी भी तुमसे विलयन का मोल प्रभाज पेपर में नहीं पूछेगा। पेपर में इनकी परिभाषाएं अलग अलग आती हैं। विलय के मोल प्रभाज को अलग तरीके से परिभाषित करते हैं और विलायक के मोल प्रभाज को अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो इनकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं पेपर में, न कि तुमसे विलयन की परिभाषा पूछी जाएगी। इसी कारण क्या है, इन दोनों का योग अक्सर एक होता है। बहुत सारे समानता विलयन के लिए इन दोनों का योग हमेशा कितना आ जाता है? एक। कैसे एक आ जाएगा उसको तभी आगे हम लोग बताएंगे, तब तो जानेंगे ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक कैसे आ जाएगा, इसी वजह से इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती। हमने दो परिभाषा बता दिया, फिर से रिपीट कर देते हैं। कहा जाएगा विलय के मूल प्रभाज तथा विलायक के मूल प्रभाज के योग को विलयन का मूल प्रभाज कहते हैं। इसे काई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला लिख दिए और कहेंगे कि किसी विलयन के मूल प्रभाज विलेय और विलायक से परिभाषित किए जाते हैं या अलग अलग परिभाषित किए जाते हैं। मामला समझ में आएगा? दूसरी परिभाषा क्या होगी? कहें किसी विलयन में उसके सभी अवयवी कणों, किसी विलयन में उसके सभी अवयवी कणों के मूल प्रभाज का योग, उसके सभी अवयवी कणों के मूल प्रभाज का योग क्या कहलाता है? विलयन का मूल प्रभाज कहलाता है। मामला समझ में आ गया? तो अवयवी कण विलय और विलायक चाहे अलग अलग कहें चाहे एक ही में। चलो फटाफट परिभाषा लिखते हैं। किसी को कंफ्यूजन है, हमारी बातें ना समझ में आई हो, लिखो। समझ में आया गरिमा? लिखो। विलेय का मोल प्रभाज, हेडिंग नहीं लिखे अभी तक? विलेय का मोल प्रभाज तथा विलेय का मोल प्रभाज तथा विलायक के मोल प्रभाज के योग को, विलेय का मोल प्रभाज तथा विलायक के मोल प्रभाज के योग को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। विलेय के मोल प्रभाज तथा विलायक के मोल प्रभाज के योग को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे इसे काई द्वारा, इसे काई ऐसे बना लेना सिंबल, पुस्तक में इंग्लिश भी उसकी लिख लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसे काई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सिंबल बनाओ बच्चा, काई सिंबल और कोष्टक में CHAI द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हो गया? कोई समस्या? फार्मूला इतना उतारो। चलो लाइन चेंज करके नीचे लिखो। लाइन चेंज करके नीचे लिखो, किसी विलयन का मोल प्रभाज, लाइन चेंज करके नीचे लिखो, किसी विलयन का मोल प्रभाज, किसी विलयन का मोल प्रभाज विलेय तथा विलायक के लिए अलग अलग परिभाषित किया जाता है। किसी विलयन का मोल प्रभाज विलेय तथा विलायक के लिए, विलेय तथा विलायक के लिए अलग अलग परिभाषित किया जाता है, अलग अलग परिभाषित किया जाता है। मूल प्रभाज या मूल अंश लिखा जाए, हाँ भैया, विलयन का 2 भाग है तो 2 भाग रहेगा ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलेय का मोल प्रभाज, हेडिंग है लिखो, विलेय का मोल प्रभाज
अब तक तो हम लोगों ने विलयन के बारे में जाना है, और पेपर में कभी विलयन का नहीं पूछेगा तुमसे, या तो विलय का पूछेगा या फिर विलायक का। अक्सर इस पर पेपर में आंकिक प्रश्न देखने के लिए मिलता है। जल्दी जल्दी करो, हेडिंग हो गया? चलो देखा जाए आगे कैसे सर परिभाषित किया जाएगा इसको। बातें बिल्कुल नहीं। विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे के विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यह फार्मूला है जी, सुनो। परिभाषा इसी पर बोली जाएगी, परिभाषा इसी पर बोली जाएगी कि किसी विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है ना, किसी विलेय का मोल प्रभाज उस विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, उस विलेय के मोलों की संख्या तथा, अब बताए तो तथा शब्द बोलेंगे, तथा विलेय के मोलों की संख्या और विलायक की मोलों की संख्या के योग के अनुपात के बराबर होता है। मामला समझ में आ रहा है ना? फिर से रिपीट कर रहे भैया, समझना। विलेय के मोलों की किसी विलयन के लिए, किसी विलयन में ऐसे भी कर सकते हैं, परिभाषा कई तरीके से कई जगहों में मिलने वाली है, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट यही आने वाला है। किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या तथा, बटा के लिए तथा शब्द बोलेंगे, तथा विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या के योग के अनुपात के, ठीक है ना, अनुपात विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसको शॉर्ट करते, थोड़ा सा छोटा बनाते फार्मूले को, बोल देंगे लिख लेना, नहीं तो गलती लिख लोगे। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? काई। अब बाद में आके कहोगे सर जी आप ही तो लिखवाए थे। विलय का मोल प्रभाज बराबर, विलय का मोल प्रभाज सबको पता है कि मोलों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? एन से। विलय के लिए किससे दर्शाएंगे? स्मॉल एन। विलय के मोलों की संख्या किसे? स्मॉल एन। और प्लस विलायक के लिए किससे दर्शा देंगे? कैपिटल एन। हमने पहले ही बताया था। अब ये नॉर्मलता वाला एन नहीं, समझ लेना, नॉर्मलता का एन नहीं है, यह एन जो है विलायक के मोलों की संख्या। स्मॉल एन विलय के लिए और कैपिटल किसके लिए? विलायक। सबको पता है भैया, फार्मूला इतना समझ में आया? सबको एक बात पता है, क्या सर जी? कि स्मॉल एन यानी कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे के अणु भार, ये ना होता है? तो सर जी स्मॉल एन के लिए स्मॉल डब्ल्यू बटे के स्मॉल एम, भार को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, अणु भार को एम से। और विलय के केस में क्या हो जाएगा? स्मॉल एन बराबर स्मॉल स्मॉल। और जब यही कैपिटल के केस में करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल डब्ल्यू बटे के कैपिटल एम। हमने बताया था विलय के लिए छोटा, विलायक के लिए बड़ा, हर एक सिंबल। तो विलय के केस में स्मॉल डब्ल्यू बटे के स्मॉल एम, और विलायक के लिए कैपिटल डब्ल्यू बटे के कैपिटल एम। इसको क्या पढ़ेंगे? पूरा हिंदी में पढ़ेंगे तो कहेंगे विलय का भार और बटे के विलय का अणुभार। क्या इतना बड़ा हिंदी लिखने की जरूरत है? फिर यहां पर लिखेंगे विलायक का भार बटे के विलायक का अणुभार। अब सीधे लाकर इस वाले मान को इसमें रख देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं भैया? काई विलय बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे के स्मॉल एम बटे के स्मॉल डब्ल्यू बटे के स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बटे के कैपिटल एम। कोई दिक्कत है क्या जी?
रख दिया और ये बन गया फार्मूला, सिंपल सा। कोई संदेह? समीकरण 1 से हम निकाल सकते हैं, समीकरण 2 की सहायता से भी हम विलेय का मोल प्रभाज क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। किसी को फार्मूले में समस्या हो तो बताओ, बाकी हम परिभाषा लिखा है। क्यों इस्तेमाल, क्यों कैपिटल हुआ, मामला समझ में आया? लिखो परिभाषा। किसी विलायक का मोल प्रभाज, अरे सॉरी, किसी विलेय का मोल प्रभाज, किसी विलेय का मोल प्रभाज, किसी विलेय का मोल प्रभाज किसी विलेय का मोल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उस विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या तथा तथा फिर से बात लिखेंगे, विलय के मोलों की संख्या, दो बार एक शब्द आ रहा है लेकिन अलग अलग है जगह पर, ठीक है ना। तथा विलय के मोलों की संख्या और और विलायक के मोलों की संख्या के योग के, और विलायक के मोलों की संख्या के योग के, और विलायक के मोलों की संख्या के योग के अनुपात के बराबर होता है, योग के अनुपात के बराबर होता है। योग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। मामला समझ आ गया? रिपीट करें परिभाषा, मैच कराओ, सेंटेंस सही बैठा करे तुम लोगों का। कहा गया है कि किसी विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या तथा विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या के योग के अनुपात के बराबर होता है। पूरा बैठा मामला सही से? कोई दिक्कत? चलो भैया यहां से लेकर यहां तक क्या चीज, समीकरण क्या बना दिए हैं, इसलिए मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम विलय का मोल प्रभाज निकाल लेंगे, इसलिए बाकी समीकरण से कोई मतलब नहीं है, मिटा। चलो भैया ये तो सही बात हो गई विलय के केस में। विलायक के लिए क्या होगा, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम लोग देख लो। विलायक का मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा भैया, विलायक का मोल प्रभाज कुछ नहीं करना है, जहां विलेय लिखा गया वहां क्या कर देंगे, विलायक का मोल प्रभाज यहां पर क्या कर देंगे, हाँ विलायक के मोलों की संख्या, नीचे वाला नहीं बदलेंगे, नीचे वाला सेम टू सेम। अब हेज्या विलायक हेज्या विलय करके क्या फायदा होगा, तो विलय का मोल प्रभाज प्लस मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ए बात थोड़ा सा बंद करोगे तब हमारी बात समझ में आएगी। परिभाषा क्या होगा, कहेंगे कि किसी, सुनो भैया, कहा जाएगा कि किसी विलायक का मोल प्रभाज, किसी विलायक का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या तथा, बटे वाला शब्द को अलग करने के लिए क्या बोल रहे हैं, तथा विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या के योग के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर हुआ? विलायक के मोल प्रभाज को काई विलायक द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और अभी हमने बताया कि मोलों की संख्या को n से दर्शाते हैं, लेकिन विलायक के लिए किससे हो जाएगा, बड़का n, क्योंकि विलायक की संख्या बड़ी होती मात्रा, बटे के विलय की मोलों की संख्या को स्मॉल n और प्लस विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N। अंतर समझ में आया? उस वाले में स्मॉल n बटे की स्मॉल n प्लस कैपिटल N था,
और विलायक के केस में क्या हुआ, कैपिटल एन बटे के स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, बस इतना सा अंतर है जी, बाकी सेम बातें हैं, रख देंगे, यहां पर मामला बदल जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू बटे के कैपिटल एम, और यहां पर हो जाएगा क्या हमारा विलायक। परिभाषा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सेम बात वही है, बस एक जगह सेंटेंस बदलना है, यहां पर हेडिंग वाले इस जगह पर। फिर से रिपीट कर रहे हैं परिभाषा और मिलाकर लिख लो अपने से। कहेंगे कि किसी विलायक का मूल प्रभाज, किसी विलायक का मूल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित विलायक के मूलों की संख्या तथा विलय के मूलों की संख्या और विलायक के मूलों की संख्या के योग के अनुपात के बराबर होता है। परिभाषा लिख लोगे ना, परिभाषा लिखकर इतना उतारो। जो हम बात कर रहे थे कि विलयन का मूल प्रभाज क्यों नहीं पूछा जा सकता, 1 मिनट में समझ कर छोड़ते मामला। विलयन का मूल प्रभाज क्यों नहीं पूछा जा सकता है तुमसे, और हमने बताया कि सामान्यतः साधारण तौर पर विलयन का मूल प्रभाज कितना होता है जी, 1। सामान्यतः साधारण तौर पर किसी भी विलयन का मूल प्रभाज कितना हो जाता है, 1। कैसे सर जी, विलयन का मूल प्रभाज किसके किसके बराबर होता है भैया, काई विले और प्लस, देखो तुम लोग जैसा हम लोग काई बनाने लगे, काई विले प्लस काई विलायक, इसी के ना योग के बराबर होता भी हमने लिखा है। जरा बताओ काई विले बराबर क्या लिखा हमने, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन ना, यही आया भैया, और प्लस काई विलायक बराबर क्या आया है सर जी, कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यही आया है। और जरा योग कर दो तो इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, एक बार कटेगा क्या बचेगा स्मॉल एन, एक बार कटेगा क्या बचेगा ऊपर कैपिटल एन, और कट कर पूरा कितना बचा, आया ना। तो सामान्यतः सामान्य तौर पर किसी भी एक विलयन के लिए बना हुआ विलयन का मूल प्रभाज कितना होता है, सदैव 1 हो जाता है। इसलिए तुमसे कभी भी किसी भी समय विलयन का मूल प्रभाज की परिभाषा नहीं पूछेगा, और पूछ भी दिया तो लिखवा दिए, लिख सकते हो। पूछा जाता है अलग अलग, विलायक का अलग पूछा जाता है और विलय का अलग मूल प्रभाज पूछा जाता है। मामला समझ में आ गया, यह मान कितना होगा, 1। एक लाने में किसी को समस्या आ रही हो, एक आपने कैसे ला दिया सर जी, क्लियर है ना। बाकी इतनी बातें कल क्वेश्चन पढ़ेंगे और आगे जाना जाएगा।